हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं द गुप्ता एम्पायर। गुप्त वंश की जो शुरुआत होती है, गुप्त जो थे वो के वैश्यों तथा कुषाणों की सामंत थे और कुषाणों से इन लोगों ने सैन्य तकनीक सीखी, वैवाहिक संबंध बनाए और उससे ही अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए और सुदृढ़ीकरण करते गए। ये धीरे धीरे मजबूत होते गए। इस राजवंश के बारे में जो स्रोत है वो साहित्यिक है, पुरातात्विक है, विदेशी यात्रियों के विवरण प्राप्त होते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे देवीचंद्र गुप्तम, कालिदास की रचनाएं जिसमें ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक द्वारा रचित वृक्षकटिकम, वात्सायन द्वारा काव्यसूत्र, ये सभी जो है इसके वंश के बारे में बताती है। पुरातात्विक अगर स्रोतों की बात करें तो भित्री का जो अभिलेख है स्कंदगुप्त के द्वारा, प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख समुद्रगुप्त का, इसके अलावा बहुत सारे सिक्के हैं जो कि चलाए गए। चांदी के जो सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को मापक जो है कहा गया। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर, जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश, डोमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठार मंदिर का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, भितरी गांव का मंदिर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो है झांसी उत्तर प्रदेश, ये सभी जो है उल्लेखनीय जो इसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा अजंता और बाघ गुफाएं भी पर भी कुछ चित्र बने हुए हैं जो कि गुप्त काल के बारे में बताते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर बात करें तो फाहियान जो है चीनी यात्री है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है, जो कि बहुत सारा विवरण लिखता है। ह्वेनसांग, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालदित्य, इन सभी का उल्लेख जो है इसके उल्लेख में मिलता है और ये इसके उल्लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया था। गुप्त काल के जो प्रमुख शासक हैं उसमें श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और जिसने की महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मगर इसका अस्तित्व कम होता है क्योंकि रीवा मध्य प्रदेश का जो अभिलेख है, जो सिसुपिया अभिलेख है, उसमें घटोत्कच के बारे में, जो कि श्रीगुप्त के का पुत्र है, उसके वहां से इसकी वंशावली की शुरुआत दिखाई गई है। मगर अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, जो कि घटोत्कच के बाद शासक बनता है, उसको वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसका राज्याभिषेक 319 ईस्वी में किया गया था और चंद्रगुप्त ने अपने जो राज्य का विस्तार है वो मगध से बढ़ाते हुए इलाहाबाद तक का कर लिया। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने जो है लिच्छवी कि राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उससे बहुत सारे संबंधित सिक्के चलवाए, कई जगह पे प्रमाण मिलते हैं। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त पहला ऐसा शासक था जिसने कि चांदी के सिक्के चलवाए थे और समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त का बाद उत्तराधिकारी बना 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को हराया और विंसेंट स्मिथ ने इसको जो है भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। समुद्रगुप्त के दिग्विजय के लिए कई स्रोत हैं। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभलेख, इसके अलावा एरण स्तंभलेख, गया का ताम्रफलक और नालंदा का ताम्रफलक जो है इसके प्रमुख है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं की बात करें तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, जिसमें गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रवाहन प्रकार, व्याघ्रहनन प्रकार और वीणावादन प्रकार की मुद्राएं थी। इसने समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त की जो साम्राज्य था उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात को छोड़कर पूरा का पूरा भारत जो है समुद्रगुप्त के राज्य में सम्मिलित था। समुद्रगुप्त की विशेषताएं ये थी कि उसको कविराज की उपाधि दी जाती है और वो जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को उसने संरक्षण दिया था और ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि दी है। समुद्रगुप्त के बाद आता है जो है विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है।
इसका जो शासनकाल है, इसके बीच में रामगुप्त आते हैं, जो कि एक कुमार जो है कमजोर शासक होते हैं। देवीचंद गुप्तम में लिखा हुआ है, इस नाटक से पता चलता है कि ये शकों से पराजित हो गया था और अपनी पत्नी को शकों को देने के लिए तैयार हो गया था। फिर इसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने शकों को पराजित करके अपनी जो विधवा, रामगुप्त की जो विधवा थी, उससे इसने विवाह कर लिया। इस विक्रमादित्य ने भी अपना जो साम्राज्य का विस्तार है, यहाँ पर वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई और इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जो कि नाग वंश से थे। और इसके अलावा इसने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह था वो वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो उसने उज्जैनी का जो अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय था उसको पराजित कर दिया और शकों को पराजित करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसको शकारी भी कहा जाता था, जो कि शकों का विजेता होता है। कला और साहित्य की बात करें तो इसके समय में कला और साहित्य पे बहुत ज्यादा काम हुआ। इसके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, जिसको नवरत्न से संबोधित किया जाता था। ये नवरत्न कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, वैताल भट्ट, घटकर्पण, वारामिहिर और वरुच जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। चीनी यात्री पाहियान इसके समय में आता है और बहुत सारे विवरण लिखता है। कुमारगुप्त प्रथम, या इसी को महेंद्रदित्य भी कहा जाता है, ये कुमारगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी बना और इसने जो मुद्राएं थी उसके ऊपर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति को उत्कीर्ण कराया था। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, जिसको कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी होता है कुमारगुप्त का, और हुणों का आक्रमण जो होता है वो इसी समय होता है। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था और जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला उल्लेख देखने को मिलता है।